फजील अहमद जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जिस सरकार जिस बिल की बात कर रही है, इस बिल के माध्यम से जिन लोगों ने जमीन कब्जा करके रखा है उसको तो मालिकाना हक दे देगी सरकार। इस नई बिल के माध्यम कैसे दे देगी? उनका ऑब्जेक्शन यही है। कैसे अगर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम लोग खाली कराएंगे उसको, लेकिन इस बिल के माध्यम से तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा, वो तो सीधे सीधे मालिक हो जाएगा इस जमीन का। अच्छा। फिर तो अदालत में जितने केस चल रहे हैं, अगर कोई जमीन, मेरी पर्सनल जमीन को भी कोई कब्जा करता है, तो हमको तो खाली कराने का अधिकार है ना, कोर्ट में जाने का अधिकार है। तो इस बिल के माध्यम से तो हम वो अधिकार दिया गया है ना। क्या बोले? मैं कह रहा हूं यही अधिकार तो इस कानून में भी है। तो ये अधिकार कब्जा जो करके बैठे हैं जमीनों को, उनको अधिकार मिल रहा है ना, वक्फ बोर्ड से तो अधिकार छीना जा रहा है। अरे तो वक्फ बोर्ड पर ही तो आरोप है, 40,000 केस तो वक्फ बोर्ड पर ही है भाई। सुनिए ना, थोड़ा सिंसियरली सुनिए, बहुत ये कानूनी चीज है, ये कानूनी चीज है, इसमें हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा लीगल चीज है, इसको समझिए। जो जमीन, देखिए इस देश के अंदर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार न्यायालय को है। फाइनल न्यायालय आखिर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है, उसने सरकार के तमाम जद्दोजहद को फाइनल निर्णय लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह से जिला न्यायालय है, तहसील है, एसडीएम कोर्ट है, कमिश्नरी कोर्ट है, कोई भी जमीन नहीं लगाया, सिर्फ स्टे किया। अरे हम थोड़ा रुकिए ना भाई, आप मॉडलिंग करती हैं, आपको ज्यादा वक्फ कानून की जानकारी नहीं है। फजील अहमद प्लीज आप देखिए, ये पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए, पर्सनल कमेंट करने के लिए नहीं बुलाता आप लोगों को मैं। पर्सनल कमेंट के लिए आप लोगों के पास एक दूसरे का नंबर होगा, एक दूसरे से जो भी झगड़ा करना, बात करनी हो, जो भी है कर लीजिएगा, यहाँ पर बैठ के मत क्या कीजिए सर। हम कोई भी बिल बने, हम चाहते हैं इस देश की सुरक्षा, हमारे जमीनों की सुरक्षा। हम क्यों, हमारा कोई दुश्मनी है, तमाम कानून बने, हम लोग किसी कानून के लिए सड़क उतरे क्या? ठीक। और सुन लीजिए, तो सड़क पर नहीं उतरे तो कल हैदराबाद में इतनी बड़ी मजलिस क्यों लगाई गई? खत्म किया, इतनी बड़ी मजलिस क्यों लगाई गई थी? फैज खान इलेक्शन बॉन्ड का कानून बनाया था, तब सर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, तब तो मैं अभी आपको गिनवा दूं, फजील अहमद, मैं आपको गिनवा दूं किस किस ने कहां कितनी जमीन पर कब्जा किया और उसको बेच दिया। तब आप लोग कहां सो रहे थे? तब आप लोगों को मजा आ रहा था, तब आप लोगों को लग रहा था कि नहीं ठीक है भैया, आज अपनी जमीन पर अपने धर्म के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हिंदुओं की जमीन पर भी कब्जा करने लग गए और कहने लग गए कि देखो ये जो मंदिर है ये वक्त की जमीन पर है, ये जो संसद है ये वक्त की जमीन पर है। का मामला ही तो सबके लिए है, सबकी जमीन, आपकी भी जमीन बिहार में कब्जा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? न्यायालय में जाएंगे? तो जाऊंगा ना भाई, घुस जाएंगे। पहले तो वक्त के पास ही जाना पड़ता था ना, अब तो न्यायालय में जाऊंगा। अभी भी जाना पड़ेगा, तो जाऊंगा मैं न्यायालय में। तो सबके लिए एक जैसा कानून है, दिक्कत क्या है? आपको क्यों अलग से ट्रिब्यूनल चाहिए? आपको क्यों अलग से धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल चाहते हैं आप गुस्सा जाते हैं विद्या भाई। फजील भाई मैं कह रहा हूं, जब आप बातों को ना घुमा रहे हैं ना, देखिए गुस्से की बात तो ये है कि देखिए आप समझ रहे हैं फजील अहमद, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो मुसलमानों के हित में हो रहा है, लेकिन आपको दिक्कत ये हो रही है कि आप लोगों को, सुन लीजिए ना, आप लोगों को दिक्कत। विद्या भाई हम सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं, हम तो अगर ऐसा समझते तो हम क्यों जाते सुप्रीम कोर्ट? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है तो फिर क्यों आप लोग हैदराबाद में मजलिस बुला रहे हैं? नहीं वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्यों करेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? मतलब दंगा भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। फैज खान साहब, दंगा भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे, ये भी कहेंगे कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये भी कहेंगे कि 11 साल से जब से मोदी सरकार आई है तब से मुसलमानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। मतलब डराने का काम करते रहेंगे, भले ही कोर्ट कचहरी में अपना कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। ये फजील अहमद की आवाज थोड़ी सी बंद करवा दो, क्योंकि अब मेरी बारी है, 2 मिनट बोलूंगा विद्या भैया, और आवाज इसलिए बंद करवाना, मैं बोलूंगा तो इनके सीने पे सांप लौटेगा और बीच बीच में मेरे समय में ये कूदेंगे। अंबर जैदी मॉडलिंग करती है, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मुस्लिम महिला के ऊपर द्विआर्थी संवाद कहा है। मैं इस फजील अहमद को बोलना चाहूंगा कि सब पर अपनी रजा चलाता है, उसे भूल गया जो हवा चलाता है, और आकर चैनल में मत बैठ, घर में जाकर देख तेरी दुकान कोई और चलाता है। मुस्लिम महिलाओं के हक में बात करने वाला एक मुस्लिम महिला को मॉडलिंग के नाम पर अपशब्द द्विआर्थी शब्द कहकर उसे जलील कर रहा है, और ये बताएगा जो मुस्लिम महिलाओं के
मुंह से निवाला छीना 1986 में, शाहबानों के मुंह से निवाला छीना, वो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात बताएगा। मुजफ्फरनगर में एक बुरके वाली खातून को 6 लोगों ने जलील किया, तब असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के औलादों और फजील अहमद की औलाद के मुंह से कुछ नहीं निकला। हमारे लिए सबसे बड़ा डर ख्वाजा गरीब नवाज का है। और एक मौलाना ने इसलिए कहा कि मुसलमान ओवैसी जैसे हर दौर में जलील इसलिए होते हैं क्योंकि अहले बैत के गद्दार हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज ने कह दिया है कि ये बिल मुसलमानों के हक में है, ये एक्ट दीवान साहब ने, नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने, तो हमारे लिए स्वीकार है एक इस्लामी दृष्टिकोण से और संविधान के दृष्टिकोण से भी स्वीकार है। मैं आपको बताता हूं कि सर्वे करने टीम गई थी, कह रहे हैं, और ये झूठ फैला रहे कि उनके ऊपर गोलियां चली। हाँ, लेकिन इन जलील और गलीज लोगों के कारण सीए के समय भी मुस्लिम खातूनों को सड़कों पर इन्होंने लाया, अपने घर की मां बहनों को नहीं लाया। मुस्लिम बच्चे जेल गए, गलतफहमी फैलाई गई, उन पे केस दर्ज किया गया, लेकिन सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। उसी तरीके से ये एक्ट जो आया है वक्फ का, ये मुसलमानों के हक में है। फिर भड़का रहे हैं कि सड़कों पर आ जाओ, एक खुदाई ताकत होती है, शैतानी ताकत होती है। असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से लग रहा है कि ये शैतानी ताकत के लोग हैं। और फजील अहमद औरतों का अपमान करने वाला जलील आदमी से यहाँ से हटा दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनके बस एक ही रहना है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वहाद ओवैसी, अपने परिवार के लोग। बात करते हैं दलितों के साथ जुल्म होगा। अरे अपनी पार्टी का नाम बदलकर मजलिसे इत्तेहादुल दलित रखो, मजलिसे किसी दलित को अध्यक्ष बनाओ, तुम्हारे में दम है तो जलील आदमी दलितों को छल रहे हो। जय भीम कहकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ओवैसी ने कल कहा कि मैं गैर मुस्लिमों से वक्फ ले सकता हूँ लेकिन उनको सदस्य नहीं बना सकता। अरे अमित शाह और मोदी जी को तेरे से ज्यादा इस्लाम का ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि वक्फ जो है ना वो धार्मिक प्रक्रिया है जो कल एक एक करके बोलिए। पहले एक बार फैज खान को बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसमें इसको गैर मुस्लिम चाहिए। राजीव जी और फाजिल अहमद एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, आप लोग बोलिएगा। घर में जाकर दे, मैं पूरा वक्त दूंगा, आप लोग बोलिएगा। रुक जाइए, मेरे 2 मेहमान और 2 पार्टी तो अभी बैठी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस के नेता बैठे हुए, उनके पास उनका नंबर ही नहीं आया। रुक जाइए जरा, एक एक करके। फैज खान कंप्लीट कीजिए पहले। हाँ, बात करेंगे। अरे अपने घर में जाकर देख, तेरी दुकान कोई और चलाता है। विद्या भाई ये कह रहे हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे चल निकल, तेरी दुकान कोई और। क्या चैनल में क्या बैठा है? यहूदियों का फेसबुक चलाता है बेशरम आदमी, यहूदियों का ट्विटर चला रहा है। ऐसे नहीं फैज खान, आप ऐसे नहीं करिए। देखिए आप विद्वान व्यक्ति हैं, नाम रख, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग टेलीविजन पर बैठते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, पर्सनल मत होइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिबेट में पर्सनल नहीं होना चाहिए। अब लास्ट 30 सेकेंड फैज खान। अंबर जैदी को क्या बोला देखो, अंबर जैदी को क्या बोला उसने, हमारी बहन है वो। खान को राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर बनवा दीजिए। और राम मंदिर ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाई भी सदस्य है, 2 गैर मुस्लिम जो हैं, ये दो दलित जो हैं उसमें हैं, ओबीसी हैं, अरे ब्राह्मण है। कहाँ जा रहे हैं? छोड़िए ना फाजिल खान, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बनवा देंगे क्या किसी हिंदू को? महाकुंभ का अध्यक्ष आप MIM का अध्यक्ष बनवा देंगे क्या किसी हिंदू को? हैं? आप बनवा देंगे क्या? कानून तो बनाए, कानून छोड़िए ना, क्या बात करते हैं आप? रुक जाइए ना, अभी तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की बात हुई है तो आप लोग परेशान हो गए, पेट में दर्द हो गया। और तो का अपमान कर रहा है नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर। आपकी दुकान में जो छोटे-छोटे चीनी की गोलियां बेचते हैं वो कोई और ले जाएगा। इनके पास कोई लॉजिक नहीं बचता है तो किसी ने शादी की है, नहीं की है, और मॉडलिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को जाकर। अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए डिबेट कहीं और चली गई है, डिबेट कहीं और चली गई। हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? फैज खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अल्लाह कभी चाहेंगे कि उनके नाम की जो जमीन हो वो कोई बेच दे, उस पर कोई कब्जा कर ले, उस पर जिसका अधिकार हो उसके अधिकार का हनन कर रहे हो, और ये सब सालों से हो रहा था। तो क्या अल्लाह ये चाह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते ये लोग पूरे देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं? ऐसा नहीं चाहता है, वो तो सारी जमीनें बेच देने के लिए। फजील खान प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। फजील खान आप देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, आवाज आपकी डाउन करनी पड़ेगी। मैं आऊंगा तो बोलिएगा, पहले फैज खान को बोलने दीजिए। फैज खान बोलिए प्लीज। पर्सनल लॉ बोर्ड सर बोलिए, फैज खान साहब को रखिए स्क्रीन पर, वो बोलेंगे। अपमान कर रहे थे, जाओ मोदी, जाओ अमित शाह और अल्लाह की जमीन की हिफाजत करो। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अल्लाह ने भेजा है कि ओवैसी जैसे मौलाना कट्टरपंथी लोग जो मुसलमानों का हक खा रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गरीब मुस्लिम महिलाओं का हक खा रहा था और मुस्लिम महिलाओं को अपमानित कर रहे थे नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर,
तो अल्लाह की जमीन को बचाने के लिए, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, किरण रिजिजू जी आए हैं और अल्लाह ने इन्हें खुद भेजा है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, तुम अहले बैत के गद्दार हो, तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो वंशज हैं उनको झूठा बोल रहे हो। कल ओवैसी का एक प्रवक्ता बोल रहा था, तुमको इसीलिए जलील होते हो पूरी दुनिया में, क्योंकि तुम इस्लाम को भी नहीं मानते हो, तुम संविधान को भी नहीं मानते हो, तुम अपनी माँ बहनों को सड़कों पर लाकर उनसे प्रदर्शन। ठीक है फैज खान, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज। आप लोग ऐसे मत लड़ा कीजिए, आप लोग ऐसे मत बोला कीजिए कि शोभा नहीं दे। हाँ, राजीव प्रतापगढ़ी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, पूरा नाम बोल रहा हूँ, बोलिए आप क्या जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड में जवाब कर रहा हूं। ये आदमी 70% लोगों को ज्यादातर मुसलमानों को ये आदमी अहले बैत गद्दार बता रहा है। ये आदमी अपना किस मसलक से इनके ताल्लुक हैं ये बताइए। आप बैरिस्टर साहब को गद्दार बोल रहे हैं, आप ज्यादातर मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हैं, ये आपकी भाषा है? ये आपकी भाषा है चैनल पर? आदमी ख्वाजा गरीब नवाज आप बताइए, सम्मान करना सीख। हमारे नबी का नहीं प्लीज फैज खान ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। आपका दर्जा वो नहीं है कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। आपका दर्जा फैज खान वो नहीं है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपके पास अच्छे शब्द हैं, आपके पास लॉजिक है, आपके पास पूरा ज्ञान है। आप उस ज्ञान से, लॉजिक से आप लोगों को धराशायी करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, हल्का नजर आता है। बोलिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। जी भाई साहब, ये चंद लोग जो खरीदे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर आप बोले, अब वो बोलेंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। डैमेज करने फिर अब आप वो बोलेंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। राजीव भाई, अरे आप शुरू वहीं से करते हैं जहां से वो खत्म करते हैं। आप शुरू से मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। गद्दार कैसे कहा इन्होंने? रोका ना मैंने उनको, रोका ना मैंने उनको। आप फिर वही करना चाहते हैं तो फिर मैं उनको रोकूंगा नहीं। ओवैसी को कहा और तुझको कहा, फिर कह रहा हूं ओवैसी को। बोलिए राजीव जी। देखिए विद्यानाथ झा भाई, हर सरकार को, हर देश का हर नागरिक, अब आप यहाँ भीड़ देख के घबरा रहे हैं, ये घबराहट आपकी है, ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी की। अगर लोग यहाँ सभा कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ओवैसी साहब एक बहुत सीनियर नेता है इस मुल्क के, वो कुछ कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। शांतिपूर्ण एक प्रोग्राम हुआ, उस पर भी आपत्ति है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो भाई आप जो है सिर्फ ये चाहते हैं कि चंद लोग इस देश पर शासन करें, सारी धन संपदा उन्हीं की हो जाए, मनुस्मृति का जो विधान था उसी के तहत ये देश चले। तो ये वक्त निकल गया है, अब ये दोबारा नहीं हो पाएगा। देश मनुस्मृति से चल रहा है क्या? जुडिशरी में राजीव भाई, देश मनुस्मृति से चल रहा है क्या? राजीव भाई मुझे जवाब दीजिए, देश मनुस्मृति से चल रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। दलित को एमआईएम का अध्यक्ष बना, प्लीज एक सेकंड रुकिए। राजीव रियाज जी, सर मुझे बताइए, देश मनुस्मृति से चल रहा है जी? ये देश मनुस्मृति से चल रहा है? मैं बता रहा हूं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। देश मनुस्मृति से चल रहा है? मैं बता रहा हूं। अभी आप क्यों वहां ले जाना चाहते हैं? भाई देश आगे निकल चुका है, कोशिश हो रही है, देश बहुत आगे निकल चुका है। मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। नहीं निकला है, लेकिन आप लोगों को शरिया चाहिए। 90% लोग एक ही तबके के हैं, एक बिरादरी के लोग 90% हैं जुडिशरी में। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, हाई कोर्ट में आप देखिए, यूनिवर्सिटीज के बीसीस को आप देखिए, राज्यपालों को देखिए आप। विद्यानाथ अलाउ मी 30 सेकंड। एक सेकंड रुक जाइए। अजय वर्मा जी हैं, अजय वर्मा जी हैं, जरा उनके पास मैं चलता हूं। अच्छा, उन्होंने एपी उतार दी है, लेकिन मैं एक बार बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। ओपी सिंह जी, आरोप यह है कि आप लोग जानबूझकर 11 साल में, पिछले 11 साल में आप लोगों ने मुसलमानों को कमजोर किया है, इनकी मस्जिदों को, इनकी कब्रगाहों को, इनकी जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं। आप लोग जानबूझकर देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि धर्म युद्ध जैसे हालात हो जाए, सिविल वॉर जैसे हालात हो जाए। पहली चीज तो यह विद्यानाथ जी, समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका डिबेट बड़ा स्वस्थ चल रहा है और जो लाखों लोग आपका डिबेट देख रहे हैं शायद उनके समझ में बात आ रही हो। हमारे ऊपर आरोप है कि 11 साल से हमने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि 11 साल से नहीं दिया, उनसे पूछिए कि 78 में 58 साल जिनकी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में जिनकी 4-4 बार सरकार है, उन्होंने क्या दिया? हमने तो जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चली, आज उन योजनाओं का 30% सीधे लाभ, चाहे जितनी भी योजनाएं चल रही, आवास चल रही, आयुष्मान चल रही, जीएसटी नहीं लेते हैं मुसलमानों से? जीएसटी नहीं लेते क्या? अरे तो जीएसटी तो सब देते हैं, आप देके एहसान करते हैं क्या देश पर? फाजिल खान, अरे जी, तो वो कौन सा एहसान? आप एहसान कर रहे हैं क्या देश पर जीएसटी देकर? हमको घर देके
हाँ तो आप लोग तो ऐसे कहते हैं ना कि जैसे देश का दामाद हो आप लोग। जीएसटी से देश चलता है। आप लोगों को जीएसटी पे करना पड़ा। अरे हर वो नागरिक देश का जीएसटी पे कर रहा है जो इस्तेमाल कर रहा है किसी न किसी वस्तु का। होते जा रहा है। दामाद है क्या देश के आप लोग? आप लोग को बड़ा दुख होता है। एक एक करके बोलिए। पहले ऑफिसिंग कंप्लीट कर लीजिए। प्लीज रुक जाइए फजील भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको पता है। 40%। अरे रुक जाइए फजील भाई, पैसा खा जाता है। डाउन करिए। जीएसटी देश की बोलिए ओपी सिंह बोलिए प्लीज। क्या बोल सर प्लीज फजील खान, फजील अहमद प्लीज सर रुक जाइए। फजील अहमद भाई प्लीज। किसी के समझ में आ रहा? मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ हम दे रहे हैं। 30% उसका अकेले मुसलमानों को उसका लाभ मिल रहा है। छोड़ दीजिए, योजनाओं पर बात नहीं करनी है ओपी सिंह। ओपी सिंह जी योजनाओं पर बात ही नहीं करनी है। बात वक्त की हो रही है। बात ये हो रही है कि आप लोग मुसलमानों को दबा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी जमीनें लूट लेना चाहते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, वक्त को खत्म कर देना चाहते हैं। यह आरोप है आप लोगों पर। इस पर जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, ये आरोप उन लोगों का है ओबीसी जैसे जो इस कौम के अपने को ठेकेदार मानते हैं, ये उनका आरोप है, आम मुसलमानों का आरोप नहीं है। आप ये बताइए, जब 2019 में सीए लागू हुआ तो इसी ओबीसी जैसे गैंग के लोगों ने कहा कि मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कितने मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हुई? दूसरा, वक्फ बिल का कानून जब आया तो ये आज भी सिर फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन छिन जाएगी। पता है हैदराबाद में ओबीसी भाईजान जो तुम्हारे नेता हैं, वक्फ बोर्ड की 70% जमीनों पर उनका कब्जा है। 2 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की जमीन उन्होंने औने पौने भाव में बेच दी। आज तकलीफ हो रही है। देखिए 3 तलाक का मैं मौका दूंगा ना, बोलिएगा। अरे रुक तो जाइए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। रुक जाइए ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए। इतनी देर बाद मैं 27 मिनट बाद गया हूं उनके पास। अब उनको अपनी बात तो कहने दीजिए, कम से कम 1.5 मिनट तो दीजिए उनको। मैंने कहा कि 3 तलाक हम लाए तो हो हल्ला। आज क्या महिलाओं की स्थिति है? 370 हम लाए तो इनके ऊपर जाति। आज जम्मू कश्मीर जो है मुख्य धारा में है कि नहीं है? उमर अब्दुल्ला की लोकतांत्रिक सरकार चल रही है कि नहीं चल? वक्फ बोर्ड, मैं एक बात की चेतावनी देना चाहते हो, आप संविधान को मानोगे, संसद को मानोगे, सुप्रीम कोर्ट को मानोगे? ठीक है ओपी सिंह जी, ओके अब रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। अब फजील अहमद आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। देखिए मैं 2-3 बात का इनका जवाब